जी हाँ दोस्तों, मैं गोविंद कुमार सिंह। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। जो कि पहले वीडियो में मैं मुकुलन बता रहा था, तो मुकुलन में एक बच गया था जो जगह नहीं था, इसलिए नहीं लिख पाया। आंतरिक मुकुलन के बारे में, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूँ, आंतरिक मुकुलन यानी इंटरनल बडिंग क्या होता है। आंतरिक मुकुलन में कलिकाएं शरीर के अंदर बनती है जिसे जेमोल या एस्ट्रोब्लास्ट कहते हैं, और उपयुक्त समय पर बाहर निकलकर नया जीव बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंतरिक मुकुलन कहते हैं। जैसे स्पंज में ये देखने के लिए मिलता है। देखो भाई, आंतरिक मुकुलन में जो उभार बनता है ना, शरीर के अंदर बनता है, और वो उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और जब समय आता है, जब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग वो अपने साथ निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है, यानी शरीर में जो बनता है ना, उसी को जेम्यूल या एस्ट्रोब्लास्ट कहते हैं। और जब वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब वो शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, और नया जीव के रूप में डेवलप होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? आंतरिक मुकुलन, जिसे स्पंज में देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई। तीसरा हमारा क्वेश्चन है ऋतुस्राव चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र में अंतर लिख। देखो भाई, ऋतुस्राव चक्र जो होता है ना, यानी उसको कई नामों से जानते हैं हम लोग। ऋतुस्राव चक्र कहिए, इंग्लिश में उसे मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं, चाहे आप उसे रजोधर्म कहिए, चाहे आप बोल सकते हैं और सारा चीज़, इसे आवर्त चक्र भी कह सकते हैं, मासिक धर्म भी कह सकते हैं इसे। चलिए, तो और मध्य चक्र को मध्य चक्र या हीट साइकिल भी कह सकते हैं उसको इंग्लिश में। देखिए इधर ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या है? ऋतुस्राव चक्र। एक तरफ ऋतुस्राव चक्र कर दिया, एक तरफ मध्य चक्र कर दिया। अब ऋतुस्राव चक्र में पहले देखिए, पहला नंबर, प्राइमेट स्तनधारी जीवों में यह चक्र चलता है। सबसे बड़ा चीज है प्राइमेट स्तनधारी। प्राइमेट जीव क्या कहलाते हैं? अगर आप कहीं भी देखिएगा तो बहुत सारे बुक का देखने के बाद ही में ये पता चलता है, प्राइमेट जीव उस जीव को कहा जाता है जिसका माइंड ज़्यादा डेवलप हो, ठीक है, यानी दिमाग ज़्यादा विकसित हो, उसे प्राइमेट जीव कहते हैं। और उसके बाद एक आता है नॉन प्राइमेट जीव, जिसका मानसिक विकास थोड़ा सा कम होता है, उसको नॉन प्राइमेट स्तनधारी जीव कहते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत सारी किताबों को देखने के बाद ये मैंने अपने तरफ से दिया है कि जो प्राइमेट जीव होते हैं ना, उनके दोनों हाथ अलग होते हैं, माने ये समान होते हैं, और पैर दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। यानी कि कहा जा सकता है हाथ का जो स्ट्रक्चर है अलग होता है और पैर का स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन वही नॉन प्राइमेट स्तनधारी जीव में देखिएगा तो उनका जो चारों पैर जो होता है समान होता है। जैसे देखिए, गाय जो है, गाय, उनके जो निचले पाँव होते हैं जिसको हम लोग खूर कहते हैं, जिसको उनका नाखून जैसे होता है, तो चारों एक ही जैसा होगा। चाहे भैंस का देखिएगा, चाहे कुत्ता का देखिएगा, चारों एक ही जैसा। निचला जो पंजा होता है उनका, वो चीज़ है। लेकिन हम लोगों में हाथ अलग होगा और पैर का स्ट्रक्चर यानी डिजाइन जो होता है वो अलग होगा। तो ये मेरा अपना थिंकिंग है, मैंने अपने तरफ से बना करके इसे बताना चाहता हूँ। तो नॉन प्राइमेट आसानी से पहचान सकते हैं, यानी कि उनके पैरों के स्ट्रक्चर्स को और हाथों के स्ट्रक्चर्स को देख करके, और प्राइमेट को बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो प्राइमेट स्तनधारी जीवों में यह चक्र चलता है। जैसे मान के चलो, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपांजी हो गया, कपी हो गया इत्यादि, ये सभी देखिएगा ना, तो मनुष्य के पास इस धरती पर सबसे ज़्यादा अगर बुद्धिजीवी कोई जीव है तो चिंपांजी है। वैसे बंदर भी, गोरिल्ला भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन सबसे बुद्धिजीवी जीव मनुष्य, और उसके बाद 2 नंबर पे चिंपांजी। ठीक है, तो इन सभी में मेंसुरेशन साइकिल आता है। अब इधर चलिए, फर्स्ट नंबर, यह नॉन प्राइमेट स्तनधारी जीवों में यह चक्र चलता है। ठीक है, यानी मध्य चक्र चलता है। जैसे में गाय में, भैंस में, कुत्ता में इत्यादि में। ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है।
उसमें लोमड़ी, भालू, हिरन, बकरी, भेड़ और चूहा, बिल्ली, बहुत सारा चीज़ कह सकते हैं, बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हाथी, ये सब कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, यह पुनः 28 दिन पर दोबारा आता है। किसमें? ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र जो होता है ना, 28 दिन पर दोबारा आता है। देखो मेरे भाई, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अगर देखा जाए किसी भी महिलाओं में, ये थोड़ा सा जानकारी के व्यू से मैं इसे देना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका 28 दिन पर दोबारा आता है तो बहुत अच्छा शरीर का ग्रो माना जाता है, यानी सेक्स ऑर्गन को बहुत अच्छा डेवलप, सही ढंग से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, डेवलप हो रहा है। दूसरी चीज़, किसी किसी महिलाओं में 1-2 दिन पहले भी आ सकता है और 1-2 दिन बाद भी आ सकता है, उस कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन जो ऋतुस्राव चक्र है, अगर महीने में अगर 2 बार 3 बार आ जाए, या फिर इसका ड्यूरेशन मतलब जो है 28 दिन पर दोबारा ना करके 10 दिन पर, कभी 20 दिन पर, कभी 15 दिन पर आ जाए, तो ऐसी महिलाओं को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। चलो, सेकंड नंबर है, यह वर्ष में 1 बार भी आ सकता है मधुचक्र, 2 बार भी आ सकता है, या कई बार भी आ सकता है। ठीक है। जैसे मान के चलो तो कहीं कह सकते हैं कि सर कैसे कह सकते हैं कि किस में 1 बार आता है, किस में 2 बार आता है, किस में कई बार आता है। तो मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुत्ता, लोमड़ी, भालू, हिरन, ये सब जो है ना, उनमें सिर्फ 1 बार, साल में 1 बार आता है। जैसे 2 बार की बात है तो आपका बकरी हो सकता है, भेड़ हो सकता है, इनमें साल में 2 बार मधुचक्र आता है। कई बार की बात की जाए तो कई बार में आप गाय को ले सकते हैं, भैंस को ले सकते हैं, घोड़ी को ले सकते हैं, बिल्ली को ले सकते हैं, चूहे को ले सकते हैं, इनमें कई बार साल में आता है। ऐसे कुछ जीवों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, भले मधुचक्र का जो ड्यूरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे बाघ को देखिएगा ना, तो बाघ में 45 से 60 दिन पर क्या होता है, मधुचक्र आता है। बाघ के बाद शेर ले लीजिए, शेर में 15 से 25 दिनों पर मधुचक्र आता है। चीता में आपका 12 से 15 दिनों पर आता है। वही तेंदुआ में 6 से 8 सप्ताह में आता है। लगभग मान के चलिए तो 1.5 से 2 महीना लगता है तेंदुए में। और हाथी में 3 से 4 महीने पर क्या आता है, मधुचक्र आता है। ठीक है। और घोड़ी जो है उसमें 21 दिन पर आता है। ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। चलिए अब आइए इधर, तीसरा नंबर ऋतुस्राव चक्र में। इस चक्र में रक्त का स्राव भी होता है, जो 2 से 3 दिन तक या 5 से 7 दिनों तक चलता है। देखो मेरे भाई, इसको थोड़ा सा जानकारी के लिए बेटर ढंग से ले लीजिए, समझ लीजिए। इस चक्र में रक्त का स्राव होता है। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा तो रक्त का स्राव होगा ही होगा। किसी किसी महिलाओं में 2 से 3 दिन में क्या होता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। किसी किसी महिलाओं में 5 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होता है। लेकिन 7 दिन से अधिक अगर जा रहा है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये सब चला अगर जाता है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नहीं तो इसमें गर्भाशय में इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं स्ट्रेस से भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा सोचने समझने से भी हो सकता है। ड्यूरेशन इसका इधर जो एफएसएच और एलएच हार्मोन होता है वो इधर उधर बाधित हो सकता है। या फिर कह सकते हैं गर्भाशय कैंसर इसी कारणों से भी बन सकता है। यानी कि उनको तुरंत कंसल्ट डॉक्टर से करना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए आखिरकार क्यों लंबा समय ले रहा है। ठीक है। यानी कि मैक्सिमम 5 से 7 दिन तक जिनमें रहता है उनका सेक्स ऑर्गन सही ढंग से फंक्शन करता है और उनका शरीर हेल्दी रहता है। दूसरी चीज़, जिनमें 2 से 3 दिन तक रहता है उनमें शरीर में ब्लड की कमी होती है, खान पान सही नहीं होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। ठीक है। अब आइए मध्य चक्र में। इस चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है। देखो भाई, वास्तव में अगर देखा जाए ना तो इस चक्र में, खैर आगे बताऊंगा फिर वहां पे समझा दूंगा, लेकिन बस इतना ही भर जानिए, इस चक्र में रक्त का स्राव नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट समझिए, चौथा नंबर, इसमें रक्त के साथ गर्भाशय की एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक दीवार उसी को कहा जाता है, कि परत छोटे छोटे टुकड़ों में यानी टुकड़ों के रूप में टूट जाती है
और रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलती है। यानी गर्भाशय का जो आंतरिक परत होता है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने से पहले नसों की नसें जो होती है उभरती है, उभरने के बाद वो फिर धीरे धीरे टूट जाती है और टूट टूट करके ब्लड के साथ शरीर से बाहर आती है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसमें ये चौथा नंबर, इस चक्र में भी एंडोमेट्रियम टूटती है, यानी गर्भाशय की आंतरिक दीवार टूटती है, लेकिन गर्भाशय उसे अवशोषित कर लेता है। देखो मेरे भाई, मध्य चक्र में भी क्या होता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो होती है यानी कि आंतरिक जो दीवार होती है वो टूटती है। ब्लड भी शरीर से उसमें क्या होते हैं, टूटने के बाद ब्लड भी आता है, लेकिन ब्लड और एंडोमेट्रियम को कौन अवशोषित कर लेता है, तो इसमें गर्भाशय अवशोषित कर लेता है। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट से 5वां नंबर, ऋतुस्राव के दौरान लैंगिक संसर्ग नहीं बढ़ती है। संसर्ग का मतलब कर सकता है मैथुन क्रियाएं, यानी संभोग, ठीक है, जिसे हम लोग सेक्स भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ऋतुस्राव के दौरान लैंगिक संसर्ग नहीं बढ़ता है, ठीक है, लेकिन मध्य चक्र में आइएगा तो मध्य चक्र के दौरान मादा में लैंगिक संसर्ग बढ़ जाती है। अगर वो हीट साइकिल के दौरान यानी कि मध्य चक्र के दौरान अगर वो यौन संबंध नहीं बनाते हैं तो जंतु जो है यानी जानवर जो है जीवन में कभी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हो पाएगा, माने प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा, माँ नहीं बन पाएगा। तो ये सभी चीज़ें होती है। ये इनमें जो मध्य चक्र आता है उस दौरान ही क्या करते हैं, लैंगिक संसर्ग करते हैं, यानी संभोग करते हैं, ठीक है, मैथुन क्रियाएं करते हैं। अगला जो है 6ठा नंबर, ऋतुस्राव के दौरान मादा नर को मैथुन क्रिया के लिए अनुमति नहीं देती है। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था, जैसे कि ऋतुस्राव चक्र चल रहा है, जैसे शरीर से ब्लीडिंग हो रही है, बाहर निकल रही है, उस दौरान मादा नर को क्या करती है, मैथुन क्रिया के लिए अनुमति नहीं देती है। अगर उस दौरान अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो इन्फेक्शन महिला को भी और पुरुष को भी दोनों को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ऋतुस्राव के दौरान मादा जो होती है नर को मैथुन क्रिया के लिए अनुमति नहीं देती है। लेकिन इसमें देखिएगा मध्य चक्र में कह रहे हैं मध्य चक्र के दौरान ही मादा नर को मैथुन क्रिया की अनुमति देती है। थोड़ी देर अभी जस्ट पहले बताया था, अगर वो उस दौरान अगर लैंगिक संसर्ग नहीं करते हैं यानी मैथुन क्रियाएं नहीं करते हैं तो जीवन में कभी माँ वो जंतु नहीं बन पाता है। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। मैं गोविंद कुमार आपसे आज विद्या लेना चाहता हूँ। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा।